Hello and welcome everyone to this amazing Prime Parenting series organized by the Modern School, Badmer. My name is Madhvendra Singh, student of class 12th, joining all of you in this wonderful initiative. So guys, please join it now and share with everyone ताकि सब इस awesome session का फ़ायदा उठा सके। आज का ये जो हमारा सेशन है ये ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत है। I am Ritika Amrish of class 12th. I am glad to be part of this Prime Parenting series Top 5 today. Today we have brought some engrossing and relevant topics as well as problems faced by the students in this present scenario. We all know that how predominant career is. For that, we pass through a stage called stream selection. Here, if we take any inaccurate decision, we might bear a lot of problems in our whole life. ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स या फिर मिस्टेक्स हम ना करें, इसीलिए आज ये प्राइम पेरेंटिंग सीरीज को ऑर्गेनाइज किया गया है। हमें इसमें वो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे जो एक स्टूडेंट फेस करता है और जिससे वो बहुत कुछ लॉस कर देता है। ना सिर्फ करियर के बारे में, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमें ई लर्निंग में आ रही हैं उनके भी सॉल्यूशंस हमें यहाँ मिलेंगे। तो आज के इस सेशन में हमें ज्वाइन करने वाले हैं डॉक्टर संदीप रंकावत। सर इज अकेडेमिशियन, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एथिकल थिंकर एंड इन ओरिजिन अ टीचर। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने बाड़मेर को पहला इंजीनियरिंग कॉलेज देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने संघर्षों, दृढ़ इच्छा शक्ति, योजना एवं प्रबंधन के दम पर सर ने गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना की पहली ईंट इंजीनियरिंग कॉलेज के फाउंडर एवं फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप रंकावत। वर्तमान में ये अपनी सेवाएं बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी के रूप में दे रहे हैं। आपका बाड़मेर की धरा से स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। वी आर रियली ऑनर्ड टू वेलकम यू सर, प्लीज जॉइन अस। नमस्कार सभी को। थैंक यू माधवेंद्र, थैंक यू रितिका फॉर अ वेरी वार्म वेलकम। जितने भी लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, उन सबको बहुत सारा नमस्कार। और सभी पेरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को आइए चलते हैं एक मिशन की ओर। तो माधवेंद्र, रितिका, आप अपने प्रश्न पूछिए। So let's start with career and stream selection. तो हमारा पहला सवाल, आखिर ये करियर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और किन पैरामीटर्स पे हम अपनी करियर डायरेक्शन को सिलेक्ट करें। रितिका, आपने क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा पूछा है कि ये कैरियर आखिरकार होता क्या है। कैरियर के शाब्दिक अर्थ में जाएं तो इसका मतलब है कोई व्यवसाय, अपनी आजीविका का स्रोत या फिर एक अभ्यास। इसको हम कैरियर कह सकते हैं। तो कैरियर का मतलब ब्रॉडर व्यू में जाओ तो आजीविका से लेते हैं। आजीविका यानी जो जीवन की डिपेंडेंसी है, जीवन का यापन जिसके ऊपर होगा। और जब जीवन का यापन हो रहा है तो सिर्फ हम थोड़ा क्यों सोचें, ज्यादा सोचें। उस जीवन से हमें मिलता क्या क्या है। उस जीवन से हमारे को बहुत कुछ मिलता है। उसमें बहुत बड़ा पैरामीटर है अर्थोपार्जन एज वेल एज द एक इंटरनल खुशी। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हमें कुछ करके कैसा महसूस हो रहा है, हम जो कर रहे हैं उसके बाद में हम सोसाइटी को क्या दे पा रहे हैं, हम हमारे परिवार को क्या दे पा रहे हैं। यह सब मिलकर हमारा कैरियर बनता है। अगर जो कोई भी इसको सिर्फ अर्थोपार्जन से लेता है, जो सिर्फ इसको ये देता है कि ये मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है, नहीं, इतना नहीं है। वर्किंग फॉर मनी, दैट इज नॉट द कैरियर। वर्किंग फॉर यू, वर्किंग फॉर फैमिली, वर्किंग फॉर सोसाइटी, वर्किंग फॉर नेशन, दैट इज कैरियर। जब तक हमने कैरियर को सिर्फ और सिर्फ पैसे से जोड़ दिया तो वो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, आजकल सुनते हैं, काफी टाइम से सुन रहे हैं, हमारी एज ग्रुप ने भी सुना है, हमारे माँ बाप ने भी सुना है, तो आप लोगों ने भी सुना होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देखिए आप, हम क्या मानसिकता लेकर चल रहे हैं। रिश्तों के ऊपर भी वरीयता किसको दी, पैसे को। हमें सबको मिलकर आने वाली पीढ़ी को विशेष तौर से इस प्रायोरिटी ऑफ मनी से बाहर आना पड़ेगा। आप
पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए, पैसा आपके पीछे भागना चालू कर देगा। दैट इज कैरियर। आपको जो अंदर से खुश रखेगा वो आपका कैरियर होना चाहिए। तो डेफिनेशन हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देता है। मुझे ये लगता है कि जो इंटरनल खुशी है, जो इंडिविजुअल को मिले, दैट इज कैरियर। और इसको हम किन पैरामीटर्स पे सेलेक्ट करें, इसकी अगर बात करें तो इसे सेलेक्ट करने के लिए हमारे को जो पैरामीटर है उसमें पहला पैरामीटर आता है कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारा व्यवसायिक बैकग्राउंड क्या है, हमारा कॉमर्शियल बैकग्राउंड क्या है फैमिली के बेस से। अगर हमने उसे समझ लिया तो हम कैरियर को भी समझ सकते हैं। जैसे किसी के फादर, किसी के ग्रैंडफादर ये अगर एडवोकेट हैं तो हम देखेंगे कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ लॉ, नियमों की जानकारी, ये उसके इन ब्लड होती है। तो कहीं पे अगर आपको एक लाइन खींची हुई मिल रही है और आप अगर उसमें खुशी देखते हैं, आप देखते हैं कि हाँ मेरे पिताजी बहुत खुश हैं, मेरी माताजी बहुत खुश हैं, वो हमें टाइम दे पा रहे हैं और हम उनके साथ खुश हैं। अगली चीज क्या, क्योंकि आप जो आ रहे हो उनको आने वाली पीढ़ी को संभालना है, तो आपकी खुशी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है, आपका खुशी के लिए एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसीलिए क्या कि अगर हम, हमारे फैमिली ने कोई लाइन खींच रखी है और उस लाइन को हम और ज्यादा लंबा कर सकते हैं, हमारे में वो कैपेबिलिटी है, तो दैट शुड बी योर करियर। फिर हम बात करें आर्थिक पृष्ठभूमि की, तो आर्थिक पृष्ठभूमि के मीनिंग ये हो गया कि हमारी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, हम करियर चूज कर रहे हैं और क्या हम ऐसा फील्ड, ऐसी डायरेक्शन चूज कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। पैसा कब आएगा हमें नहीं पता, आप कब सफल होके एक जॉब करेंगे, किसी एक डायरेक्शन में कब जाएंगे हमें आज नहीं पता। लेकिन हमने क्या किया कि अपने पिताजी को, अपने परिवार को एक ऐसी डायरेक्शन में झोंक दिया जहां पे उनकी फाइनेंशियली कमर टूट जाए, वो आर्थिक रूप से किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, उन्हें उधार लेना पड़े। तो मैं ऐसे करियर को पर्सनली सजेस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे परिवार की बैकग्राउंड इतनी सॉलिड है कि वो किसी भी परिस्थिति के अंदर हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल, तो आपको नो डाउट अगर उसके पीछे आपकी खुशी छुपी हुई है तो आपको वो चूज करना चाहिए। और कई बार इसमें मैंने बहुत जुनूनी बच्चे देखे हैं। वो जुनूनी बच्चे कैसे कि उन्होंने खुद कमाया, बहुत अच्छा कमाया है, और उसके बाद 4 साल 5 साल जॉब करने के बाद में अपने खुद के एसेट्स पे उन्होंने अपने लाइफ के ड्रीम पूरे किए हैं और वो उस ड्रीम पे जाके बहुत अच्छे से सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो ये कैरियर है। फिर क्या, हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे समाज में क्या चीज है, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे परिवार के अंदर सारे के सारे कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं और एक लिंक है, उस लिंक के अंदर आपने देखा कि नई आने वाली टेक्नोलॉजी के अंदर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, दैट विल बी वेरी गुड। तो उसके लिए हम क्या करें कि क्या कुछ ऐसा प्लांट लगा सकते हैं क्या, जिससे वो उस चेन को हम और बेटर कर पाए। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, इंडिविजुअली आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने वो पहचान लिया तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि बात करें हम किन पैरामीटर्स पे सेलेक्ट करें, भाई कैरियर चूज करना कैसे कर ले, तो हमने जब अपने आप को अंदर को पहचान लिया, अच्छा मेरे में तो आर्टिस्ट है, मेरे को लिखना बहुत अच्छा आता है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा आता है, तो आप देखेंगे कि इतने ज्यादा अच्छे अच्छे लेखक हैं। कई बार क्या होता है, आदमी चूज तो कुछ और कर लेता है, पर उसे करते करते बीच में ध्यान आता है कि मेरे लिए ये बेटर है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं, तो वो उसकी ओर मूव हो जाता है। और मैं उसे मूव होना अपने हिसाब से गलत नहीं मानता, क्योंकि उसने अपने आप को पहचान लिया, उसे अपनी इंडिविजुअल की पर्सनल आइडेंटिटी को पहचान लिया,
पर्सनल बैकग्राउंड उसने देख लिया। तो इन सारे पैरामीटर्स पे मैं ये मानता हूं कि हमें कैरियर क्या होता है और उसकी ओर कैसे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रीम और करियर सिलेक्शन के टाइम एक स्टूडेंट के माइंड में क्या बेसिक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है जहाँ पे स्कोप का मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियरिंग होता था। आज कॉमर्स और आर्ट्स में भी कई नए और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो हो रही है। तो आखिर कोई स्टूडेंट अपने लिए कैसे एक परफेक्ट पाथ डिसाइड करे? चलिए आगे, स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है, माधवेंद्र ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है। तो उससे पहले जाएं अपन एक बात करते हैं, छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक कोई गेट था पुराना सा, तो एक सज्जन आता है, उस गेट को खटखटाता है। एक अच्छा युवा एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, एक चेहरे पे अलग ही प्रकार का ओज, वो उस गेट को खटखटाता है। गेट को खटखटाता है तो उस गेट में से एक वृद्ध सज्जन निकलते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति निकलते हैं। तो जैसे ही बूढ़े व्यक्ति निकलते हैं अपने चश्मे को संभालते हुए, वो आने वाले व्यक्ति को देखते हैं। तो जो आया है आगंतुक है, वो प्रणाम करते हुए पूछता है उस वृद्ध सज्जन को कि क्या आपने मुझे पहचाना? तो वो बूढ़े व्यक्ति कहते हैं, भाई कुछ तो उम्र का असर है और कुछ आजकल इन आंखों से बुद्धि भी काम नहीं करती, इन आंखों का भी अब इतना प्रभाव नहीं रहा, तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। तुम कौन हो ये तुम ही बता दो। तो वो व्यक्ति उनको कहता है कि सर, मैं आपकी 7वीं क्लास में पढ़ने वाला वो वाला स्टूडेंट हूं। आज से 30 साल पहले मैं आपकी क्लास में हुआ करता था। मैं वैसे इस कहानी को बहुत बार सुनाता भी हूं और पढ़ता भी हूं, क्योंकि जब भी व्यथित होता हूं, इधर उधर की डायरेक्शन होती है, ये कहानी मुझे बहुत ऊर्जा देती है। तो जब वो दिमाग पे जोर डालते हैं गुरुजी और कहते हैं हाँ पहचान तो लिया तुम्हारे को, और उसकी पीठ पे हाथ फेरते हुए उसे अंदर कमरे में लाके अपने पास में बैठाते हैं और पानी पिला के और फिर पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो? अब वो युवा ऊर्जावान व्यक्ति वो कहता है कि मैं टीचर बन गया हूं, मैं शिक्षक बन गया हूं। तो वो वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, वो उसके गुरुजी कहते हैं, यार तुम तो पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थे, तो तुम टीचर ही क्यों बने, शिक्षक क्यों बने? शिक्षक को तो बहुत कम वेतन मिलता है। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं आपके जैसा बनना चाहता था, इसलिए मैं शिक्षक बन रहा हूं। तो गुरुजी कहते हैं, ऐसा तो मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, न मेरे पास में गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर कुछ भी नहीं, तो तुम मेरे जैसा क्यों बनना चाहते थे? तो कहे गुरुजी इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी बात है कि जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तो आपको ध्यान है वो रमेश, बहुत ही अमीर घर का लड़का, कि हाँ 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 ध्यान में है, वो एक बार बहुत महंगी घड़ी पहन के क्लास में आया और सबको दिखाने लगा। मुझे वो घड़ी बड़ी अच्छी लगी। असावधानीवश उसने वो घड़ी टेबल पे छोड़ी और मैंने मौका पाते ही वो घड़ी जेब में डाल ली। पूरी क्लास में हल्ला हो गया, पूरे स्कूल में हल्ला हो गया। आप आए, आप हमारे उस समय कक्षा अध्यापक थे, युवा और क्लास टीचर। तो जब आप आए तो आपने सारे बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया, लाइन में खड़ा किया और आपने सारे बच्चों को कहा कि सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो, और आपने सबकी जेबें टटोली। हमने सबने आंखें बंद कर रखी थी। मेरी जेब में से आपने देखा तो मेरी धड़कन बहुत तेज धड़ 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 बढ़ गई थी। आपने वो पहचाना, आपने वो घड़ी मेरे बैग से, मेरी जेब से निकाली, और ऐसा करते हुए मेरे को संभालने के बाद में भी आपने सारे बच्चों को चेक किया। घड़ी मिल गई थी, वो बच्चा भी खुश, और आपने सामान्य रूप से पढ़ाई को, क्लास को जारी रखा। और आपने, जब तक मैं उस स्कूल में पढ़ा, आपने कभी भी उस घटना का उल्लेख नहीं किया। तो मेरे मन में एक आदर्श था कि हाँ, आपने मुझे गलत रास्ते पे जाने से बचा लिया। मेरे मन का जो अपराध बोध था, उस अपराध बोध को आपने एक अदम्य तरीके से हैंडल किया और
मुझे कुछ अच्छा करने की, बुराइयों से दूर रहने की जो प्रेरणा मिली, वो एक घटना उसने मेरे उम्र भर साथ दिया है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा वो तुम थे, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जिस समय मैं सारे बच्चों की जेब टटोल रहा था, मैंने तो खुद अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो देखिए, व्यक्ति के मन में क्या कि आज मैं जिस गुरु के पास में आया हूं, उसने इस क्षण भी मुझे एक नया दिमाग को झकझोरने वाला सबक दे दिया। तो आपको कब, कहां, कौन सी जगह से प्रेरणा मिले, क्या करना है जो वो खुशी दे। उस व्यक्ति के मन में क्या था कि मैं टीचर बन के खुश रहूंगा, मैं देश का भला करके खुश रहूंगा, मैं, मेरे जैसे जो भटके हुए छोटी छोटे बच्चे हैं, जो नन्ही कोंपले हैं, उनके अंदर कोई गलत विचार आ जाए, उससे मैं उन्हें दूर रखूंगा ताकि वो अपना जीवन बना पाए। ऐसे ही आपने बात की माधवेंद्र बेसिक थॉट की कि हम कैरियर सिलेक्शन के टाइम बेसिक थॉट क्या रखें। बेसिक थॉट एक सपने से शुरू होता है। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत याद आते हैं इस समय। उन्होंने विजन दिया था इंडिया 2020 में, तो हम इस कोरोना को, लॉकडाउन को, इकोनॉमिक बवंडर सा जो चारों तरफ चल रहा है उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था कि सपने देखो, सपना देखने से ही आप तय कर पाओगे कि आपको किधर जाना है। सपना ही वो सीढ़ी है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों पे ले जाएगा। मैं इसमें ऐसा सोचता हूं, हाँ सपना लो, जरूर लो, लेकिन आसमान में उड़कर सपना मत लो। सपना आपको लेना है जमीन पर खड़े रहकर कि मेरे को आसमान में कैसे उड़ना है। एक एरोप्लेन जब आसमान को, बादलों से ऊंचाइयों पर जाता है, एक रॉकेट स्पेस में जाता है, उसकी शुरुआत भी इस जमीन पर यहीं से होती है। वो एरोप्लेन यहीं पे रनवे पे भागता है, अपनी स्पीड बढ़ाता है, और उसके बाद में जो उसकी मैकेनिकल प्रोसेस है उसके थ्रू बहुत सी ऊंचाइयां पा लेता है। वही प्रोसेस हमें हमारे करियर के लिए भी रखनी है कि हमें सबसे पहले अपने करियर के लिए एक थॉट, एक सपना चूज करना है और उसकी ओर बढ़ना है। एक एक करके सीढ़ी चढ़ के आप अनंत ऊंचाइयों को पा जाओगे। बच्चे कई बार मजाक करते हैं, अब सीढ़ी का जमाना नहीं है सर, अब लिफ्ट का जमाना है। लिफ्ट में भी जहां पर जाना है वो उस मंजिल को ही पार करके जाएगी। 5वीं मंजिल पे जाना है तो लिफ्ट 1 2 3 4 को क्रॉस करके ही जाएगी, सीधा वो भी 5वीं मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। चाहे आपका डेस्टिनेशन इंटरमीडिएट स्टेट पे आप रुकते हो ना रुकते हो, यह आप पर और आपकी योजना पर डिपेंड करता है। आप पर और आपकी योजना, ये योजना जो है, ये स्ट्रेटजी जो है, ये जो प्लान है, इसको आपको बहुत वेटेज देना है कि मुझे उस सपने को पूरा करने के लिए कैसे काम करना है। वो काम, वो स्ट्रेटजी आप प्रॉपर वे के अंदर बना के रखें। अब क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है आप ये भी पूछ रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सिर्फ इतना ही नहीं। देखिए डॉक्टर के मामले में मैं तो ये कहूंगा कि नॉर्मली होता है क्या है कि हम 12th तक साइंस लेकर चलते हैं, बायोलॉजी के साथ में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में 1 से 2 साल हम ड्रॉप करते हैं, उसके बाद के अंदर हम 4.5-5 साल के अंदर अपनी डिग्री करते हैं, फिर एक इंटर्नशिप करते हैं, फिर 1 से 2 साल हम पीजी की तैयारी करते हैं, फिर 2 साल हम पीजी करते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करते हैं। आपकी उम्र हो जाती है 35 साल। लाइफ का जो एनर्जी वाला फेज था वो आपने उन किताबों के साथ में किया। अगर आपका पैशन है मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे समाज की सेवा करनी है, और अगर आपका पैशन है कि मुझे पैसा कमाना है, तो पैसे को जो एंजॉय करने वाला फेज है, लाइफ को जो एंजॉय करने वाला फेज है, वो आप अधिकतम समय
पढ़ने में ही गुजारेंगे। तो जो जिनके ऐसे ड्रीम हो कि सिर्फ पैसा, उन्हें इस फील्ड की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं बात करूं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे हैं, टीयर 1, 2, 3, IITs, NITs, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स, बड़ा अच्छा चला है आजकल ये। तो इनमें से कहां पर जाएं? इनमें जाने के लिए आपको एकदम ही 12th साइंस मैथमेटिक्स के साथ में करके IIT के एग्जाम क्रैक करते हुए जाना रहेगा। लेकिन आप देखेंगे, कहेंगे कि भाई इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, व्हाई शुड वी गो फॉर इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग के ये जो 4 साल हैं, ये आपको प्रॉब्लम हैंडलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। यही कारण है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिस भी एरिया में जाता है वहां पर अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। इवन मैंने बहुत से देखे हैं जो इंजीनियरिंग करके अपने फैमिली बिजनेस में भी गए हैं और बहुत अच्छा काम किया। मैंने देखा है कि बहुत से अच्छे जो सन्यासी हैं वो भी इंजीनियर्स हैं। हमारे यहाँ बैकग्राउंड के अंदर मेरा क्लासमेट है, उनका A1 काम फूड प्रोडक्ट्स का है, फैमिली बिजनेस है, और इज नंबर 1 इन हिज फील्ड। बीकानेर में बहुत अच्छा उनका नाम है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं बैंक में बहुत सारे लोग आपको इंजीनियर मिल जाएंगे। वहां ये नहीं है कि ये इंजीनियर क्यों है, वहां ये है कि उसने प्रॉब्लम हैंडलिंग सीख लिया है, उसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो बहुत से कलेक्टर्स हैं वो आपको इंजीनियर्स और डॉक्टर मिलेंगे। उसके पीछे भी यही है कि उसने उन संघर्षों के साथ में जीना और उन संघर्षों के बीच का रिजल्ट, बार बार जो एग्जाम देने वाली इंजीनियर्स को जो परिस्थितियां हैंडल करनी पड़ती है, एक 4 साल की ड्यूरेशन में वो 8 बार एग्जाम देता है। उसके अलावा वो हर 6 महीने में 2 से 3 मिड टर्म देता है। तो और प्रैक्टिकल्स वो उसको दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। तो चाहे आप छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी लोग हैं उनको भी मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ में मेरे बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो कभी भी आप अपने आप को डाउन फील ना करें, और आप इंजीनियरिंग के कैरियर में आ गए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसे अपनी पूरी एनर्जी के साथ में कंप्लीट करें और आगे बढ़ें। इंजीनियर को और क्या मिल सकता है? इंजीनियर जो है वो आपका जो एक सपना होता है कि मुझे देश की सेवा डायरेक्ट करनी है, तो आप एसएसबी को कर सकते हैं। तीनों टाइप के अंदर, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन आर्म फोर्सेस के अंदर हमें इंजीनियर्स को एक सीधा सीधा रास्ता मिलता है। तो इंजीनियरिंग इज अ गुड करियर ऑप्शन। फिर उसके बाद में क्या है कि हम बात करते हैं कि कॉमर्स के अंदर या आर्ट्स के अंदर, ये ऐसे फील्ड हैं जो अनछुए हैं। साइंस स्ट्रीम के साथ में 11th 12th वो हमारे को पढ़ना सिखाती है, वो हमारे को मेहनत करना सिखाती है, वो हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो 12th तक साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद में आर्ट्स लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो ये जो यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच आई थी, वो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या करती है, उन्हें उन इंटरव्यूज को, उन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सिखाती है। तो वो 12th तक पढ़ने की आदत वो उनको बहुत लाइफ में हेल्पफुल रहती है। आप देखेंगे कि कॉमर्स के अंदर सीए, सीएस, बहुत सारे रास्ते हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं। कईयों का जो फाइनेंशियल अप्रोच है बहुत से बच्चों में बहुत अच्छी होती है, तो अगर उनको ऐसा लगता है देन दे कैन मूव फॉर दैट। इसमें आजकल काफी समय से मैं देख रहा हूं कि एनएलयू भी बहुत अच्छी आपकी अप्रोच हो सकती है। एनएलयू के लिए आपको सेपरेट क्लैट और इनके एग्जाम देने रहेंगे, और उसके बाद में देश के टॉप मोस्ट जो आपके लॉ इंस्टीट्यूशन है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। आजकल इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि जिन्होंने लॉ भी कर लिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, उसके बाद में कई बच्चे लॉ करते हैं। इंटीग्रेटेड लॉ भी होती है जिसमें आपको बीए प्लस लॉ, बीकॉम प्लस लॉ, तो लॉ के जो ग्रेजुएशन के बाद के 3 साल हैं उसको वो उन्हीं के साथ मर्ज कर देते हैं। तो इंटीग्रेटेड जो है वो भी 5 साल की लॉ आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद के अंदर उसमें वो इंटरनेशनल लॉ, यानी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कानून चल रहे हैं उस पे, साइबर लॉ,
जोधपुर में एक पुलिस यूनिवर्सिटी है, उसके भी कोर्सेज काफी अच्छे अप्रिशिएबल हैं, उसकी और भी आप सोच सकते हैं। ऐसे ही एनएलयू के अंदर सब में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है, तो आप कोर्स की वो लिस्ट उठा के देख सकते हैं। तो ये ऐसे एमिनेंट इंस्टीट्यूट देश भर के अंदर हैं। तो लॉ करने के बाद में आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने एलएलएम कर ली एलएलबी के बाद के अंदर, तो आप टीचिंग लॉ के टीचिंग फील्ड के अंदर आ सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप लॉ से संबंधित किताबें लिख सकते हैं। जो केसेस चल रहे हैं उसके अंदर आपकी अगर उसकी पकड़ है, आपकी लिटरेचर पर उसके साथ में पकड़ है, तो आपके जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू लॉ, आप डिफरेंट कंपनीज के अंदर एज ए लॉ एक्सपर्ट आप वहां पे काम कर सकते हैं। आपने एलएलबी किया है और आप में कुछ करने का और जुनून है कि नहीं, हाँ मुझे कुछ अलग करना है, देन आप आरजेएस और जो नेशनल लेवल के कोर्ट की सर्विसेज हैं, तो जुडिशरी सर्विसेज में आप जा सकते हैं। आप जज बन जाएंगे, आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि आदमी की डायरेक्शन तय नहीं होती है। लॉ के साथ में मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि जब आदमी थक हार जाता है उसके बाद में लॉ जाता है। लेकिन अब जो नई जनरेशन है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो रुचि से लॉ करते हैं और टारगेटेडली लॉ करते हैं, और अपनी इंटेलिजेंस और अपना जो एक एंथुजियाज्म है वो पूरी तरीके से उसमें झोंक के उस पढ़ाई को करते हैं, और उनका नॉलेज उस फील्ड के अंदर ट्रेमेंडस। तो ऐसे लोग जब इस फील्ड में आते हैं तो ये देश के लिए, क्योंकि एक सोचने समझने की शक्ति वाला जब इंसान किसी तरफ बढ़ता है तो वो अच्छा सोचेगा और अच्छा करेगा। तो जो भी फील्ड ले वहां पे अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दे। उसके बाद में आर्ट्स की अगर अपन बात करें तो आप में जैसा मैं बात कर रहा था कि लिटरेचर की एबिलिटीज है, आपको पढ़ना बहुत अच्छा आता है, आपको लिखना बहुत अच्छा आता है, आपको कलम चलानी कूंची चलानी बहुत अच्छी आती है, आप ड्राइंग कर सकते हैं। इवन कई बार तो मैंने ये देखा है कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स है दे आर वेरी गुड इन ग्राफिक्स, बहुत अच्छा काम करते हैं ग्राफिक्स के अंदर कंप्यूटर के साथ में। आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, अगले सेशन में इसी टॉक में मैं देख रहा हूँ घड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ई लर्निंग की तरफ भी बढ़ना है, तो हमारे को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा, तभी हम आगे फर्दर डेवलपमेंट कर पाएंगे। एनडीए के ऑप्शन हो सकते हैं, और जीआरई टॉफेल, जिस भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद में आप इन एग्जाम्स के थ्रू फॉरेन के अंदर जाके पढ़ सकते हैं। 12th के बाद में सेप के एग्जाम दे के आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो आपके लिए संभावनाएं खत्म नहीं है। अपने सामने जो जितनी संभावनाएं हैं उनको आप तलाशिए, देखिए, फैसला लीजिए। सबसे बड़ी चीज है फैसला, मुझे क्या करना है, ये फैसला लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आजकल कुछ बच्चे फोर्सफुली स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं उनके पेरेंट्स के हिसाब से, तो कैसे वो बच्चे गोल्स डिसाइड करेंगे? कहाँ से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी? हाउ विल दे सेल्फ एनालाइज द राइट पाथ ऑफ द करियर? पेरेंट्स का प्रेशर, बच्चे बड़ा अच्छा सोचते हैं। मुझे इस सेशन की सबसे बड़ी खास बात क्या लग रही है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो बच्चों की ओर से आ रही है। बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे हैंडल करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके इनके अंदर ये जो सोचने का जज्बा है, प्रॉब्लम कहाँ है ये पता लगाना, ये कौन सा कम बात है। तो जो पेरेंट्स हैं, जिन पृष्ठभूमियों की मैं बात कर रहा था, बैकग्राउंड की बात कर रहा था कि हम कहाँ से हैं, तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स भी किसी न किसी पृष्ठभूमि से आए हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होगी जहां पे वो अपने मन की बात पूरी नहीं कर पाए, तो उनकी आंखों में कुछ दबे हुए सपने हैं। और हर पेरेंट अपने सपने, अपने मन के जो अरमान है अपने बच्चों से पूरा करना चाहते हैं। तो वो पेरेंट्स थोप नहीं रहे। एक तो हमें बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि वो पेरेंट्स थोप नहीं रहे, और दूसरी बात पेरेंट्स को क्या सोचना है। आपके सपने के लिए आपका जुनून हो सकता है, आपके बच्चे के सपने के लिए उसके जुनून को बढ़ने दीजिए। अपने मन की बात उस पर थोपिए नहीं। ये जो फैसले हैं ये समय, काल और परिस्थिति, इन तीन पे निर्भर करते हैं।
हम ये सोचते थे कि हमें टीवी का बहुत अच्छा काम आना चाहिए, और हम उस समय टीवी के जो हम लोग देखा करते थे, आप लोग देखा करते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स देखा करते थे, उस समय की हम टीवी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो पूरी पूरी तरीके से एब्सोल्यूट हो चुकी है। उस टेक्नोलॉजी को हम आज कैसे लेके चल सकते हैं? उस समय आप जिन पैरामीटर्स पे काम कर रहे थे, जिन्हें आप सफल समझ रहे थे, क्या वो सफलता है? आज अपने चारों ओर उठा के देखिए कि क्या होता है, क्या है आस पड़ोस में। अरे, शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, पवार साहब की बेटी ये कर रही है, हम कहां उलझे हुए हैं? और हमने हमारे बच्चे को कुछ ऐसा करने के लिए उसकी कुछ इच्छाओं पे छोड़ दिया। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों का नहीं सोचें। कैरियर आपका है, फैसला आपका है, और कैरियर यानी जीवन, जीवन यापन कैसे करना है, कैरियर सिर्फ और सिर्फ उसका माध्यम है। तो हमें अपने विचारों को अपने बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए। हम कहते हैं डॉक्टर बनो, तो क्या दुनिया के सारे डॉक्टर खुश हैं? आप ढूंढने निकल जाइए, लाखों डॉक्टर परेशान मिल जाएंगे, खुश नहीं है ऐसे मिल जाएंगे। और एक टीचर, कोई अपना फैमिली बिजनेस संभालने वाला, अपने पेरेंट्स का ही काम करने वाला, या सामान्य सी नौकरी करने वाला, कई बार तो मैं ये देखता हूं कि जो गली में सब्जी बेचने वाला है, वो भी अंदर से इतना खुश है। तो वो क्या है? क्या वो सफलता नहीं है? फिर आप ये पूछ रहे हैं कि हमें इसकी ओर कैसे बढ़ना है। तो इसके लिए जैसे मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए। उस प्रॉपर स्ट्रेटर्जी पे ही हम गोल डिसाइड करेंगे। हमारे में क्या छिपा हुआ है, आपके बच्चे में क्या छिपा हुआ है, ये पहचाने। कौन पहचानेगा? कौन गाइडेंस देगा? माँ बाप ने बचपन से, पैदा होने से लेके आज तक अपने बच्चों को गोद में खिलाया है, स्कूल भेजा है, उसके बाद के भी सारे काम किए। तो क्या हम हमारे बच्चों को नहीं पहचान? उनके अंदर की कौन सी भावनाएं हैं, मन उनका कैसा काम करता है, क्या हम अपने बच्चों को नहीं पहचान? तो बच्चे के अंदर क्या है? अगर उसके अंदर आर्टिस्ट है, उसके अंदर सिंगर है, उसके अंदर पेंटर है, उसके अंदर बोलने की कैपेसिटी वाला पर्सन है, क्या है? ये एक बच्चा है जो आप देख रहे हैं कि बचपन से वो किसी न किसी में चीजों को तोड़ता है, फिर उसे उन्हें वापस जोड़ देता है, वापस वैसे के वैसी वर्किंग में उस तोड़ी हुई कार को, टूटी हुई कार को फिर से वैसे ले आता है। और आपने उसे कह दिया कि नहीं भैया तेरे को एमबीबीएस ही करनी है, नहीं भैया तेरे को तेरा फैमिली बिजनेस संभालना है, तेरे पिताजी बहुत बड़े सीए हैं, तुझे तो सीए ही बनना है, तेरे पिताजी बहुत बड़े वकील है, तुझे तो वकील ही बनना है, नहीं तुझे तो खेती का ही काम करना है। वो वहां पे कितना सेट होगा? और उसने अगर, जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज की मैं बात कर रहा था, कि अगर फाइनेंशियल अलाउ नहीं करे और आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, तो आप आईटीआई डिप्लोमा करते हुए भी उस फील्ड का एक्सपीरियंस लेके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर छिपा हुआ है, उसके अंदर इंजन कैसे काम करता है, उसके अंदर एक मैकेनिकल इंजीनियर छिपा हुआ है। तो आपके बच्चे में क्या छिपा हुआ है, ये आपको पहचानना है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा जो इस पीढ़ी को हैंडल करते हैं वो है हमारे टीचर्स। आप जिस स्कूल में पढ़े हो वहां पे ऐसे टीचर्स बहुत हैं जो सालों से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने देखा है कि किस बच्चे में क्या क्वालिटी है, टीचर ने ऑब्जर्व किया है, और उन्होंने देखा है कि वो बच्चा क्या बन गया। आप ऐसे गुरु की, आप ऐसे टीचर की शरण में जाइए कि सर मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है पहचान लीजिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। आप अपने परिवार के, जिन्हें हम सफल मानते हैं, उन इंसानों के पास जाइए, उन्हें कहिए मुझे पहचानिए, मुझे बताइए कि मेरे लिए बेहतर क्या है। कई बार हम अपनी जब सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते, अपनी क्वालिटी को नहीं पहचान पाते, तब ये दिक्कत आती है। तो हमें अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना सीखना होगा।
और सेल्फ एनालाइज कौन करेगा? सेल्फ। आपको खुद को करना होगा वो एनालिसिस। आप अपने अगर हाथ में बीज लेकर बैठे हैं, बीज होता है ना जो पेड़ पौधे उगते हैं जिससे, तो वो बीज आप अपने हाथ में लेकर बैठे हैं, क्या वो पेड़ बन जाएंगे? उन्हें आपको कहीं न कहीं किसी भूमि में रोपना होगा। तो क्या रोप देने से, भूमि में गाड़ देने से वो काम हो जाएगा उनका? नहीं, आपको उस भूमि को भी फर्टिलाइज करना होगा। जैविक खेती का जमाना है, एग्रीकल्चर अगेन बहुत बड़ा कैरियर फील्ड आने वाला है। एग्रीकल्चर में बहुत चमत्कार होने वाले हैं और लोगों ने इतना काम किया है। अगर आप लोगों का काम किया हुआ भी अपने फील्ड के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो वो जो बीज हैं उन्हें आपको रोपना होगा, उन्हें आपको पानी देना होगा, उन्हें आपको कीड़ों से बचाना होगा और ऐसी स्टेज पर लाना होगा। टाइम टाइम पे कई लोगों को कटिंग, छंगाई वगैरह भी आपको करनी होगी, खरपतवार को खत्म करना होगा, तब आपका एक पेड़ अच्छा फल देने वाला बनेगा। यही एस्पेक्ट आपका सेल्फ एनालाइज में भी काम आता है। तो खुद को एनालिसिस करें और उसके बाद आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन। In the last of these, how can we find our mental stability? एक स्टूडेंट पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? What if we make wrong career decisions? How can we find a new way? How to stand, compete and get success? सक्सेस पाने का बेसिक मंत्र क्या होना चाहिए? माधवेंद्र बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? इस बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ता हूं आपके क्वेश्चन को। एक मेंटल स्टेबिलिटी का और एक अगर हमने कुछ गलत फैसला ले लिया है। गलत फैसला कब पता लगता है? जब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते। गलत है कैसे पता लगता है? जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलना यानी गलत फैसला। या मन नहीं लगना, ये भी डिजायर्ड आउटपुट है, ये भी अनडिजायर्ड आउटपुट है कि हमारा मन नहीं लगा। तो इसको हम फेलियर मानते हैं, इसको एक असफलता मानते हैं। और तीसरा जो आपका पोर्शन है कि सक्सेस कैसे हो, तो ये तीनों मिला के एक साइकिल बनता है। तो मेंटल स्टेबिलिटी की बात करें, आपको ध्यान है अपन छोटे थे, अब पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है। हम जब छोटे थे तब प्रार्थना गाते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब मैं इस प्रार्थना को गुमा हुआ महसूस करता हूं। किसकी शक्ति मांगी? मन की शक्ति। इस मन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। वास्तविकता में ताकतवर मन नहीं बन रहा है, ताकतवर बुद्धि बन रही है। हमारे पास में 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि और हृदय। इन तीनों को कब कैसे काम में लेना है, ये जिसने सीख लिया वो एक सफल जीवन की तरफ बढ़ गया। घड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं कैसे कितना कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन मुझे आप लोगों के कमेंट देखकर भी बड़ा मजा आ रहा है। आप लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं, कई सारे मेरे पुराने दोस्त, मेरे साथ के टीचर्स, मेरे राइडर कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग मेरे को देखने को मिल रहे हैं, मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, आपके कई सारे स्कूल के टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट, मैं बहुत लोगों को देख पा रहा हूँ। मुझे आप लोगों से बातचीत करके काफी अच्छा लग रहा है। आप अपने कमेंट करते रहिए और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है वो मैं पैरेलली स्क्रीन पे देखे जा रहा हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मेरी सारी बातों में होगी। डायरेक्ट मैं आपका नाम लेके करूं या नहीं करूं, आप इस सेशन को वापस फिर से देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इसी टॉक में ही कहीं ना कहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेंटल स्टेबिलिटी जो है, बुद्धि से, आपको अपने विवेक से अपने मन को जीतना होगा, मन को स्टेबल करना होगा। इसके लिए अच्छा,
किसी भी चीज को जोड़ना हो, एडिशन करना हो, तो क्या बुद्धि और विवेक, इसको मन के साथ आपको एडिट, मन को वही करवाना है जो सही हो, जो विवेक अलाउ कराए। ये कब होगा? जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे। जोड़ने को कहते हैं योग करना। मन को कंट्रोल करने के लिए योग बहुत बड़ा साधन है, तो उसकी ओर मूव होइए। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन का निवास होता है। पहला सुख निरोगी का है, अपने आप को स्वस्थ रखो, तब आप देखोगे कि आपने मन को जीत लिया। आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी फील होगी, नो डाउट। फिर आप बात कर रहे थे कि अगर हम फेल हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता कि ये गलत चीज कर ली, तो आपको क्या मिली? असफलता। इसको मैं दो पार्ट में तोड़ के समझता हूं। असफलता, और अ को मैं सिर्फ अपने अंदर की जो नेकी है उसके साथ में जोड़ देता हूं। तो जब अ के साथ में नेक जुड़ जाता है और वो सफलता के साथ में अगर अपन उस शब्द को काम में लें, तो जो आपकी असफलता है वो किस में बदल जाएगी? अनेक सफलता। आपका जो ये बीच में से मन का उचाट होना, ये आपकी आने वाली नई सफलताओं का द्योतक है। आपने अगर एनालिसिस कर लिया, जो सेल्फ एनालिसिस की बात कर रहे थे अपन, आपने एनालिसिस कर लिया कि क्या सही है, तो आपके लिए अनेक सफलताओं के द्वार खुल जाएंगे। आप लोगों को जीतने के साथ हारना सीखना पड़ेगा। जीवन में सिर्फ जीत मिलती है ऐसा जरूरी नहीं है। जीवन में हार आती है, इसकी स्वीकार्यता बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? हार जीत सिखाने वाला। खेल, गेम, प्लेइंग। और हम इन सबसे दूर हैं। जब आप फील्ड में जाओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, फुटबॉल को ऐसे किक मारी तो क्या हुआ, मुझे कब फॉरवर्ड करना है, कब रोकना है, मैं गोलकीपर हूं। तो ये जो 10 लोग हैं मेरे अलावा, ये सब मुझ पे डिपेंड है। ये जो 11 लोग दूसरी अपोजिट साइड के हैं, वो सारे मुझ पे टारगेट करेंगे, और उसके बीच में भी मुझे स्टेबल रहना है। आप जिम्मेदारी निभाना सीखते हैं। आपकी गलती से एक बार गोल हो गया तो अगली 5 बारी आप गोल रोक भी लेंगे। आप अपने अंदर को पहचानिए और उस असफलता के साथ में स्टक मत होइए। और सक्सेस कैसे मिलेगी? मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है, हमें करने के रास्ते देखने हैं, नहीं करने के बहाने नहीं ढूंढने। जब हमने करने के रास्ते पता कर लिए ना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गए, तो लाइफ की कोई भी समस्या नहीं है। सिर्फ इस कैरियर से संबंधित सफलता नहीं, लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, फाइनेंशियल लाइफ की, सोशल लाइफ की, फिजिकल लाइफ की, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हम पार नहीं पा सकते। तो करने के रास्ते ढूंढिए, नहीं करने के या असफल होने के पीछे के बहाने मत ढूंढिए। आगे चलते हैं, अपन थोड़ा तेज मूव होते हैं। Today we are at the track of e-learning. It is most suitable as per the situation. But most of the normal school-going child faces a lot of problems like network issues, less interaction, no immediate means of doubt solving, and many others. As a result, it is getting less fruitful and even students are lacking interest in it. So what will be our approach to it? ई लर्निंग पे आते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द टॉक। अधिकांश टाइम निकल गया है। आप लोग अगर यस करते हैं, कमेंट अच्छा करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा, आप लोगों की परमिशन हो तो थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे ले जाना चाहूँगा। और आप लोग चाहेंगे कि इसको पैकअप कर देना चाहिए, तो मैं विद इन 15 मिनट्स भी पैकअप कर सकता हूँ। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ये लिख के मुझे बताएं। आगे बढ़ते हैं, ई लर्निंग की बात करते हैं। तो जो समय काल परिस्थिति की मैं बात कर रहा था, तो आज की टाइम में समय क्या कह रहा है? ई लर्निंग की ओर जाना। ई लर्निंग समझें, उससे
पहले मेरा ये मानना है कि ई लर्निंग हो, डिस्टेंस एजुकेशन हो, क्लासरूम एजुकेशन हो, किसी भी टाइप की एजुकेशन हो, उसमें हमें क्या करना है, लर्निंग सीखना है, लर्निंग करना है। और लर्निंग को कर लिया तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे ई लर्निंग, चाहे डिस्टेंस, चाहे क्लासरूम, लर्निंग सीख ली तो हम हर प्लेटफॉर्म पे हिट है। चाहे आपको 2020 में खिलवा लो, चाहे वनडे में खिलवा लो, चाहे टेस्ट मैच में खिलवा लो, अगर आपने बेसिक स्ट्रेटजी को सीख लिया, बेसिक बॉलिंग सीख ली, बैटिंग सीख ली, फील्डिंग सीख ली, और उसके पीछे की स्ट्रेटजी तीनों में सेम नहीं रहेगी, पर जो कोर है वो सेम है। आप कोर समझ जाओगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ में सफल हो सकते हैं। कोर की बात करें तो कोर के इसके लर्निंग के 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन है ऑब्जर्वेशन। आपको कुछ सीखना है तो आप देखिए कि वो काम कैसे हो रहा है। मैं कई बार बिजनेस टॉक्स के अंदर भी बात करता हूं, कॉर्पोरेट्स के साथ में जब बैठता हूं तब भी हम इसी स्ट्रेटजी के साथ में बात करते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर भी यही 3 चीजें लागू होती है। ऑब्जर्वेशन करना कि ये काम कैसे हो रहा है, ये पढ़ाई कैसे हो रही है। जब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो अब आप उसे सीखने की और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ गए। यहाँ पे कौन फेल हो रहा है, इस ऑब्जर्वेशन में आपको देखना है कि फेल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन हो रहा है। सफल कौन हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग, आपकी सही गलत की समझ कि हाँ मुझे इस टेक्नोलॉजी के अंदर से ये सही काम है, मुझे इस टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली होके इस प्रोसेस से बढ़ना, ये सही है और ये गलत है। जब मैं सीखने के लिए YouTube के प्लेटफॉर्म पे चला गया तो मुझे सिर्फ मेरा एजुकेशन पर्पज वाला वीडियो ही देखना है, उसके साथ में दुनिया भर की लिस्ट आती है, वो आपका टाइम वेस्ट करेगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग कौन लेगा, जो ई लर्नर है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद में आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। और फिर तीसरा जो बात करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन। आप उसे अच्छे से समझिए, उसे अच्छे से करिए, अप्लाई, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। आप जब जो सीख लिया उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसका जो अभ्यास करेंगे बार 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 बार, आप उसकी प्रवीणता की ओर, एक्सपर्टाइज की ओर बढ़ जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस आपको एक्सपर्ट बनाएगी। हम लोग देखते हैं कई बार कई बड़े गजब के वीडियो आते हैं, आंख मूंद के कोई फटाफट सब्जी काट रहा है, कोई बड़ी तेजी से रोटी कर रहा है, कोई 1 मिनट में इतना कर रहा है, देखते हैं ना हम। तो वो क्या है, वो उसकी बार बार की प्रैक्टिस उसे एक्सपर्ट। हम लोग अपनी माँ को देखते हैं किचन के अंदर, वो हमारे से बात कर रही होती है और साथ में सब्जी काट लेती है हमारी, और देखते देखते वो सिलाई कर देती है सिर्फ अंगुलियों के इशारे। वो प्रैक्टिस है। आप जब तक नहीं करेंगे, सफल या असफल, जब आपको पता करे आज पूरा दिन भर मैं लेके बैठा था और ये कर ही नहीं पाया, तो आपने उसका एक्सपीरियंस किया तो आपको पता लगा कि आज तो मैं सफल नहीं हो पाया। तो वो सेल्फ एनालाइज के साथ, कहावत है ना अपने यहाँ, अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल ठोकर खाने से आती है, भजीड़ खाने से आती है। तो वही चीज यहाँ है कि आपकी जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए। तो ऐसा ही ई लर्निंग है, ई लर्निंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो कई बार फ्रूटफुल नहीं हो पाती, आपका ऐसा पूछना है, और इंटरेस्ट कम हो जाता है। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, हमें वहां से सीखना है। ये मन की जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो गई तब आप वहां से सीखोगे। हमारे पास में ई प्लेटफॉर्म तो है, एकलव्य के पास में सिर्फ और सिर्फ मूर्ति थी, और वो बेस्ट अर्जुन भी जिससे घबरा गया, ऐसा धनुष कैसे चलाएंगे। तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है, अप्रोच उसके लिए, उस प्लेटफॉर्म के लिए आस्था की है। अगर आपकी
क्लासरूम टीचिंग में भी जो आपको नॉलेज डिलीवर कर रहा है उसके लिए आस्था नहीं है, उसके लिए श्रद्धा नहीं है, उसके लिए सम्मान नहीं है। चैलेंज देता हूं, आप उस सब्जेक्ट के अंदर जितना चमत्कार कर सकते हो कभी नहीं कर पाओगे। आप पास कर लोगे, लेकिन अगर आपकी उसके अंदर आस्था हो गई, उस गुरु के अंदर, आपके इस ई प्लेटफॉर्म में अगर आस्था हो गई, हाँ मैं कर सकता हूं, अरे वाह ये तो बड़ा फ्रेंडली है, देन यू कैन यूटिलाइज इट। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ई प्लेटफॉर्म। आपकी जो जनरेशन है वो बहुत अच्छे से इसको जानती है, उसको अपन आगे डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला सवाल ये है कि पेरेंट्स बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के नाम पे फ़ोन पकड़ा तो देते हैं, पर उनको खुद को कई टेंशन रहती है। जैसे हो सकता है बच्चे पढ़ाई के नाम पे फ़ोन का मिसयूज़ कर रहे हो, या फिर वो फ़ोन में गेम खेलने लग जाए, या फिर दिन भर फ़ोन चलाते रहने से आईसाइट भी ख़राब होती है। इसके अलावा अब पेरेंट्स की बड़ी समस्या कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गेम तो नहीं खेल रहा है। यहां देखो, इस विषय पे भी बहुत गंभीरता से बात की जा सकती है। तो उसका एक छोटा सा पॉइंट है, एजुकेशन इन फैमिली और फैमिलीज एजुकेशन। दो पॉइंट है, कुटुंब की शिक्षा और कुटुंब में शिक्षा। अगर किसी ने यह चीज समझ ली तो ये प्रॉब्लम उसे हैंडल ही नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ विषय पे गंभीरता से ध्यान हम पेरेंट्स को भी देने की जरूरत है और बच्चों को भी देने की जरूरत है। इट इज ओनली अ प्लेटफॉर्म, यह केवल सीखने का एक जरिया मात्र है, और पेरेंट्स से अच्छा शिक्षक कहीं नहीं है। एक इंसान, एक बालक 60 से 70% समय, 60 to 70% ऑफ हिज लाइफ टाइम स्पेंड इन हिज होम। अभी देखिए लॉकडाउन में तो हमारा 100% समय परिवार के लिए, घर के लिए है ना। तो इस घर की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो इसी तरीके से इस घर की एजुकेशन की भी इंपॉर्टेंस है। और इस घर की एजुकेशन यानी घर के हर सदस्य की एजुकेशन। आपको मैं एक मजे की बात बताऊंगा, अगर बच्चे की माता, मैक्सिमम कनेक्शन बच्चे की माँ का रहता है बच्चे के साथ में, वो अगर बच्चे के साथ, आज मदर्स डे भी है, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। बच्चे की माता अगर बच्चे के साथ में कनेक्ट है तो वो बच्चे का अच्छा बुरा हित वो सब समझती है। तो वहां पे वो बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है उस ई प्लेटफॉर्म पे, आप ये मानिए कि वो उस बच्चे की नहीं, वो आपकी क्लास है। आप खुद उसके साथ बैठिए, बेटा आज तेरे इंग्लिश में क्या क्या आया, आप उसके साथ में वो वीडियो देखिए, आप उसके साथ में वो ई कंटेंट देखिए, आप उन्हें नोट डाउन करिए, आप उसके बच्चे के पास बैठ के करिए। आपके छोटी क्लास का बच्चा अगर है 8, 9, 10 तक का, तो मैक्सिमम 2 आवर्स से ज्यादा का काम नहीं आता है। समझदार स्कूल्स, समझदार टीचर्स कभी भी बच्चे को अननेसेसरी काम नहीं देते हैं। और अगर बच्चे को समय लग रहा है तो आपको एनालिसिस ये करना है कि कहीं ना कहीं हमें बच्चे की आदतों में सुधार करना है। लिखने की स्पीड धीमे है तो स्कूल में इतना समय नहीं दे पाते टीचर्स। किसको देना पड़ेगा समय? माँ को देना पड़ेगा, पिता को देना पड़ेगा। आप ऑफिस से आए तब उसके बाद में अपने बच्चे के साथ बैठे। आप दुकान से आए, दुकान जाने से पहले आपका बच्चा स्कूल जा चुका है तो आप कुछ समय का, टाइम का ऐसा शेड्यूल करें। आप 2 घंटे दिन में दुकान से आ जाइए घर, स्टाफ के भरोसे छोड़िए, 2 घंटे शटर डाउन करिए। आप जब बच्चा स्कूल से आ जाता है उसके साथ में 2 घंटे उसकी पढ़ाई के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए बिताइए। तो ये जो समस्या आ रही है कि बच्चा क्या कर रहा है, आप उसके साथ चला के वीडियो गेम खेल लीजिए, तो वो आपके मोबाइल का उपयोग आपकी पीठ पीछे आपको बेवकूफ बना के गेम खेलने के लिए नहीं करेगा। मुझे याद आता है, मैं भी एक छोटा सा अपनी माँ का किस्सा इस बात पे शेयर करना चाहूंगा कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है, माँ बाप का किसी भी टाइप की लर्निंग हो। हम 2 बहन भाई हैं,
और 2 साल का गैप है। मेरी माँ कम पढ़ी लिखे हैं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा शी कैन स्पीक संस्कृत एंड हिंदी वेरी फ्लुएंटली। तो उन्हें नहीं पता होता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वो केवल 5वीं पास। लेकिन कब पढ़ना चाहिए वो उन्हें पता था। वो हमारे को रोज क्या करते थे, एग्जाम टाइम में विशेष तौर से सुबह 4 बजे उठा देते थे। और उन्हें नहीं पता कि हमारे को कैसे, मुझे कैसे पढ़ाना है वो उन्हें नहीं पता था। लेकिन वो क्या करते थे, दाएं हाथ मुझे बैठा देती और बाएं हाथ दीदी को बैठा देती, और वो 4 बजे उठ के हमारे बीच में बैठ जाती। वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। वो वहां पे उस टाइम अपने किचन का काम है, पढ़ लो रे, ऐसे करो, नहीं। वो बस शांतिपूर्वक बैठे रहते, हमारे को देखते रहते। अगर कुछ होता तो हाथ में बुनाई वगैरह ले लेते थे, या अपना डेली शेड्यूल में से कुछ। वो हमारे दोनों के बीच में से कभी उठते नहीं थे। और 6, साढ़े 6, 7 बजे तक जब तक हमारे को पढ़ाना होता था, हमारे बीच में बैठे रहते, और हम वो 2 घंटे बड़ा अच्छा पढ़ते थे। और आपको एक चीज और बताता हूँ, सुबह सुबह की ये जो पढ़ाई है, ये आपके साथ में लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। चारों ओर सिर्फ शांति होती है। तो आप उसके अंदर जो अर्जित करेंगे वो ज्ञान की एक पराकाष्ठा होगी। मैं ये पूछ रहा हूं साथ में बैठे में से कि भाई पब्लिक क्या चाहती है, चलने दिया जाए या रोक दिया जाए? तो पब्लिक ओपिनियन बड़ी अच्छी आ रही है, थैंक यू। तो सुबह सुबह की जो पढ़ाई है, आप जीवन के किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाइएगा। आपको कभी सेमिनार्स तैयार करनी हो, कभी भी कुछ भी तैयार करना हो, जल्दी उठिए, उसे तैयार करिए। यकीन मानिए 5 घंटे की चीज आप 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। तो बस ये अगर पेरेंट्स ने जिम्मेदारी कर ली कि इस बच्चे का कैरियर, इस बच्चे की पढ़ाई, इस बच्चे की शिक्षा, इस बच्चे का ज्ञान, सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। आपको वहां पे हंटर उठाने की, डंडा उठाने की जरूरत नहीं। आप बस अपना समय दे दीजिए, एक डेडिकेशन के साथ में अपने बच्चों के साथ में बैठ जाइए। आपका बच्चा करेगा, आप उससे जुड़िए। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसके साथ पढ़ना चालू कर दीजिए। बच्चा इस उम्र के अंदर अगर केजी से लेके 12th वगैरह सारा क्रॉस कर सकता है, तो हमारे को तो अक्षर ज्ञान तो है, हम कुछ तो पढ़े हुए हैं, हम बीए, बीकॉम, एमए, एमएड तो हैं। तो हम बच्चे के साथ में फिर से पढ़ना चालू करते हैं, हम फिर से एंजॉय करते हैं। यो मानेंगे कि हमने भी 2 घंटे पढ़ाई की। आप अपने बच्चे के साथ में पढ़ना चालू करें। ट्यूटर का टाइम होता ही नहीं था, ट्यूटर का जमाना भी नहीं होता था। एक माँ से बड़ा अच्छा शिक्षक कोई नहीं हो सकता है, और पिता से अच्छा भी। फैमिली की एजुकेशन पे कभी समय मिला तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि फैमिली का क्या रोल है एजुकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिक्षा जो है, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि शिक्षा जो है वो किसी कागज के टुकड़े पर, किसी प्रमाण पत्र पर निर्भर नहीं है। शिक्षा और ज्ञान आपके अंदर निहित है। शिक्षा और ज्ञान उस फोन की डिवाइस में और उन कागजों में नहीं है। आपने जो सीख कर, जिस भी माध्यम से सीखा, आपने अपने अंतर्मन में कितना उतारा है, आपने अपने दिमाग में कितना उतारा है। कोई भी माध्यम हो, किताबों में इंटरेस्ट कम हो रहा है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फोन के थ्रू भी अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है। और स्क्रीन के साथ में आई साइट वाला है तो उसके लिए भी डिफरेंट मीडियम्स आ गए हैं आजकल, स्मार्ट टीवी वगैरह बहुत से साधन हो रखे हैं। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना बच्चों के साथ में पेरेंट्स को भी जरूरी है। तो हम उस और आगे बढ़ सकते हैं। और फोन ही एक मात्र मीडियम पढ़ाई का नहीं है, फोन एक ज्ञान का साधन है जो सारे की सारी चीजों को तुरंत एक क्लिक के अंदर आपके सामने रख देता है। सिर्फ उतना ही समझे। चले आगे बढ़िए। It's not just about students and parents, but अगर हम स्कूल और टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इसमें बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे स्टूडेंट से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता और पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का बहुत कम होता है। उनको जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो प्रॉपरली वो कंप्लीट नहीं करते टाइम पे। ऐसे में ई लर्निंग कैसे सुटेबल हो? स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स
परेशान हैं, एक कबीरदास जी की बात याद आती है। टीचर्स दुखी हैं, स्कूल भी कई मामलों में दुखी हैं। कबीरदास जी कहते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो घर देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। आपने देखा कि हम कुछ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कबीरदास जी आज होते तो पॉजिटिविटी के लिए हमें क्या कहते हैं कि आपको जो मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी चीज है। भला जो देखन मैं चला, भला न मिलिया कोई, और जो घर देखा अपना, मुझसे भला न कोई। तो जो मिल रहा है आपसे भला कोई नहीं है। अपने अंतर मन की ताकत को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इन बच्चों के थ्रू, क्योंकि ये ट्रांजिशन टाइम है, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए टेक्नोलॉजी फ्रेंडली खुद भी होइए और बच्चों को भी करिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल सेटअप को भी करिए और उस ओर चलते रहिए। डेफिनेटली हमारे को अच्छा मिलेगा। हमें क्या करना है, कर्मचारी बोध से, एम्प्लॉय वाली जो फीलिंग है उससे ऊपर उठकर शिक्षक के दायित्व को, एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। हम हमारे देश का, समाज का जो भी निर्माण है वो तभी कर पाएंगे। और ये जो देश का या राष्ट्र का निर्माण है, जो स्ट्रेंथन करना है कंट्री को, वो किसी शासन का, प्रशासन का, सरकार का काम नहीं है। यह देश को स्ट्रेंथन करने का काम हम टीचर्स का है, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का है, और हमें इसकी ओर बिना थके चलते रहना है। तो ये जितनी भी ई लर्निंग की सूटेबिलिटी, प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। ये टाइम डिपेंडेंट चीज़ें हैं, मेरा ऐसा मानना है, और हम इनसे जल्दी ही निकल के एक कुछ नया अच्छा करने वाले होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सो फाइनली सर, आपके साथ ये सेशन करके बहुत अच्छा लगा। आई होप व्यूअर्स की भी बहुत सी क्वेरी सॉल्व हुई होगी। आशा है हम आपसे फिर इसी तरह मिले और आपका अमूल्य मार्गदर्शन पा सके। तो फाइनली इसे कंक्लूड करते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका इस सेशन का कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे भी आप लोगों के साथ में, सबके साथ में जुड़कर बड़ा अच्छा लगा। शिक्षा, ज्ञान जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है सीखना। और हमारा जो शिक्षा है वो सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है। हम हर जगह कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं। यही अपनी लाइफ का फंडा बनाइए, मोटो बनाइए। और दुनिया के अंदर, इस जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स आएगी, आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम करेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। बस हमें उस पर स्टक नहीं होना है, हमें उस पर अटकना नहीं है, और हमें अपने कैरियर की तरफ, पाथ की तरफ, कुछ सीखने की तरफ, सेल्फ एनालाइज की तरफ, फीडबैक लेते हुए, खुद को सुधारते हुए, चारों तरफ क्या चल रहा है उसके लिए जागरूक रहते हुए, जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, देश के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ सीखने की प्रेरणा के साथ में, स्व प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ना है। तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और इसके साथ में ही मैं पूरी द मॉडर्न स्कूल बाड़मेर की फैमिली को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं बच्चों के साथ में कुछ ऐसा, एक तरीके से अभी के लिए जो उचित है, ऐसा संवाद कर पाऊंगा। जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे सहकर्मी हैं, और सभी चाहने वालों का एक बार दिल से धन्यवाद। Thank you very much, sir, for this wonderful session. Today, this session solved all our problems and gave us idea about how to select our goals and complete it. लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये आइडियाज़ या फिर ये क्वेश्चंस आए होंगे, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर काउंसलर नहीं होगा जो इन सबको सॉल्व कर सके। लेकिन आज जिन्होंने भी ये सेशन देखा होगा, मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि उन्हें बहुत हेल्प मिली होगी, और आगे भी जब वो करियर डिसाइड करेंगे तब ये सारे पॉइंट्स वो अपने माइंड में रखेंगे।
Once again, thanks a lot, sir, for joining us here and giving your precious time to us. हम विश करेंगे कि आगे भी एक और सेशन आपके साथ हो ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके. सो पेरेंट्स, टीचर्स जो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उन्हें भी थैंक यू. आई थिंक इस सेशन से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी. आप ऐसे ही TMS के साथ जुड़े रहिए और पेरेंटिंग देखते रहिए ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके. सो बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल लॉकडाउन डे, स्टे होम, स्टे सेफ.